Hi viewers, if you're watching this for the first time, please subscribe to the channel and press the bell icon to never miss any new updates. हाय व्यूअर्स, एचवीसी सिंप्लीफाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। व्यूअर्स, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एचवीसी हीट लोड कैलकुलेशन फुल एक्सप्लेनेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको हीट लोड कैलकुलेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आज हम देखेंगे हीट लोड कैलकुलेशन इन डिटेल। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हीट लोड कैलकुलेशन के डेफिनेशन, और उसके बाद मैं आपको हीट लोड कैलकुलेशन का एक एग्जांपल लेते हुए आपको हीट लोड कैलकुलेशन के डिटेल्स पैरामीटर समझाऊंगा। What is heat load calculation? An HVAC load calculation is a mathematical process for measuring several aspects of a building in order to determine the best size, application and style of HVAC system. हीट लोड कैलकुलेशन एक मैथमेटिकल प्रोसेस होता है बिल्डिंग के अन्य एस्पेक्ट को मेजर करते हुए और बिल्डिंग का बेस्ट साइज, एप्लीकेशन और एचवीएसी सिस्टम डिजाइन करने के लिए हम हीट लोड कैलकुलेशन करते हैं। The purpose is to ensure energy efficiency while also maximizing the comfort. इसका पर्पस हम एनर्जी एफिशिएंसी सिस्टम डिजाइन करने के लिए करते हैं और साथ ही साथ कंफर्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए, ह्यूमन कंफर्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए। Load calculation have a complete for several years. However, with new technologies comes quicker and more consistent method to complete these important steps. लोड कैलकुलेशन, हीट लोड कैलकुलेशन जब स्टार्ट होता था काफी साल पहले मैनुअल तरीके से किया जाता था, और टेक्नोलॉजीज और सॉफ्टवेयर्स के बाद आज हम लोड कैलकुलेशन जो है एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स के द्वारा करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं हीट लोड कैलकुलेशन के लिए, लेकिन हीट लोड कैलकुलेशन के पैरामीटर्स, इनपुट वैल्यूज ऑलमोस्ट फॉर एग्जांपल 100% सेम ही होते हैं, सिर्फ इनके सॉफ्टवेयर्स का फर्क होता है। आज के इस वीडियो में हम मैनुअल कैलकुलेशन के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। Factors to considering during the load calculation. It is necessary for air conditioning designer to know about the heat source and their nature before designing of air conditioning system. जी हाँ, किसी भी इंजीनियर और डिजाइनर के लिए ये जरूरी होता है कि वो completely हीट सोर्स और नेचर, completely पैरामीटर्स को डिटेल में जान ले और उसको लिस्ट आउट कर ले, ताकि वो एक बेस्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम को डिजाइन कर सके। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा what are the actual examples or what are the exact heat source which a designer or an engineer needs to consider, जैसे कि बिल्डिंग डिटेल्स लेआउट, बिल्डिंग ओरिएंटेशन, ambient condition, use of the space, physical dimension of the space, indoor design condition, filtration level required, glass area exposed to the sun, occupancy, lighting load, equipment load, pressure requirement। यानी इन सारे पैरामीटर्स को हमें डिटेल में लिस्ट आउट करनी होता है, जैसे कि बिल्डिंग डिटेल लेआउट हमें चाहिए होता है, बिल्डिंग का ओरिएंटेशन हमें चाहिए होता है, एम्बिएंट कंडीशन यानी आउटसाइड एयर टेम्परेचर क्या है, और यूज ऑफ द स्पेस, स्पेस की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल स्पेस ऑफिस बिल्डिंग है, होटल बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, यानी किस टाइप का आपका स्पेस है उसके अनुसार आपको उसे डिजाइन करना होता है। फिजिकल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग जो आपको ड्राइंग से मिल जाएगी। इंडोर डिजाइन कंडीशन, ह्यूमन कंफर्ट के लिए हम रखते हैं 75 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 50% RH, ये स्टैंडर्ड इंडोर डिजाइन कंडीशन होता है। फिल्ट्रेशन लेवल, अगर ये हॉस्पिटल है, फार्मास्यूटिकल है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन लेवल्स होते हैं। ग्लास एरिया एक्सपोज टू द सन यानी विंडोज, ऑक्यूपेंसी बिल्डिंग में कितने लोग रहने वाले हैं, लाइटिंग लोड बिल्डिंग के लाइट्स का लोड, इक्विपमेंट लोड बिल्डिंग के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन सब का लोड, फ्रेश एयर रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द स्पेस जो आपको आइसरे से मिल जाएगी, इनफिल्ट्रेशन ऑफ आउटसाइड एयर। इन सारे पैरामीटर्स को आपको कंसीडर करना होता है लोड कैलकुलेशन में। एप्लीकेशंस ऑफ एचवीएसी सिस्टम, जैसे कि अब हम सब जानते हैं एचवीएसी सिस्टम आज के दौर में मैक्सिमम काफी एप्लीकेशंस में इंपॉर्टेंट हो चुका है।
residential, commercial, industrial, educational, pharmaceutical, hospital, malls, offices, and many more. Air conditioning load estimate. The air conditioning load is provided the basic of selecting the air conditioning equipment. The load is designed to maximize condition of heat such as peak month, peak day, and peak time of the year. एयर कंडीशनिंग लोड एस्टिमेट के लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और किसी भी डिजाइनर को हीट लोड कैलकुलेशन के लिए पीक मंथ, पीक डे और पीक टाइम ऑफ द ईयर का डिजाइन कंडीशन सेलेक्ट करना होता है। आप किसी भी कंट्री में किसी भी सिटी का आप जब हीट लोड कैलकुलेशन डिजाइन करते हैं तो आपको उस कंट्री, उस सिटी का पीक मंथ लेना होता है, उसका पीक डे लेना होता है और उसका पीक टाइम ऑफ द ईयर कंसिडर करना होता है। The design load is divided into two types: outdoor load, indoor load. HVAC डिजाइन लोड जो होता है वो टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे आउटडोर लोड कहते हैं, आउटडोर लोड, एंड इंडोर लोड, यानी आउटडोर से जो हमें हीट जनरेट होने वाली होती है और इंडोर से हम जो हीट जनरेट होने वाली होती है। आउटडोर लोड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हीट फ्लोज थ्रू द एक्सटीरियर वॉल, सीलिंग्स, फ्लोर्स, विंडोज एंड डोर्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स। आउटडोर लोड जो हमारी दीवार होती है, आउटसाइड एक्सपोज टू द सन होती है, सीलिंग होती है और फ्लोर, विंडोज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स। और यानी कि हमारी आउटडोर टेम्परेचर जो हाई होता है और हमारा इंडोर टेम्परेचर जो लेस होता है। लोड ड्यू टू सोलर रेडिएशन, heat from the sun absorbed by the wall and roof and later transferred to the room by conduction. आउटडोर लोड जो हमारा होता है, सन के थ्रू मैक्सिमम हमें हीट अब्सॉर्ब जो करता है सन दीवार में और लेटर उसको रूम के अंदर ट्रांसफर करता है। हीट ट्रांसमिटेड डायरेक्टली बाय द रेडिएशन थ्रू ग्लास ऑफ द विंडो, यानी नेक्स्ट हमारा होता है जो डायरेक्टली ग्लास के थ्रू हमारे हीट रेडिएशन के थ्रू अंदर आती है। Heat received from infiltration, air from windows, doors and due to frequent openings. Infiltration यानी outside air जो cracks, windows, doors और frequently door के openings के थ्रू जो हवा अंदर आती है उसे infiltration air कहा जाता है। अब हम देखेंगे indoor loads किसे कहते हैं। People, light, appliances, miscellaneous sources। यानी इंडोर लोड जो हीट जनरेट की जाती है, हमारी ह्यूमन बॉडी हीट जनरेट करती है, इक्विपमेंट्स हीट जनरेट करते हैं, अप्लायंसेस हीट जनरेट करते हैं और लाइट्स के थ्रू भी हीट जनरेट होती है। तो ये सारे पैरामीटर्स इंडोर लोड में कंसीडर किए जाते हैं। हीट ट्रांसफर, आउटडोर लोड और इंडोर लोड को कंबाइन करते हुए एक स्पेस में हीट ट्रांसफर की जाती है। हीट गेन्स फ्रॉम outdoor through the roof, exterior walls, skylight and windows. This includes the effects of the sun shining on the exterior surface. Solar radiation heat gain through skylights and windows. यानी skylights और windows के through solar radiation के द्वारा heat gain की जाती है। Conduction heat gain from adjoining space through the ceiling, interior partitions and floors. इंटरनल हीट गेन्स ड्यू टू पीपल, लाइट, अप्लायंस एंड इक्विपमेंट, जैसे कि अभी हमने देखा है। तो किसी भी एयर कंडीशनिंग रूम जहां पर हम एयर कंडीशनिंग की करते हैं वहां पर इन सारी जगहों से एक्सटीरियर वॉल्स, ग्लास सोर्स, इन्फिल्ट्रेशन, रूफ, फ्लोर, पार्टीशन वॉल, पीपल एंड लाइटिंग, इन सभी चीजों से हमारी हीट जनरेट होती है। तो हम इस हीट जनरेट को निकालने के लिए हीट लोड कैलकुलेशन करते हैं। ह्यूमन कंफर्ट, कंडीशन एट विच मोस्ट पीपल आर लाइकली टू फील कंफर्टेबल एट मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑल्सो कॉल्ड थर्मल कंफर्ट, जिसे हम इंडोर डिजाइनिंग कंडीशन कहते हैं। टेम्परेचर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%। इस कंडीशन को हम रूम में मेंटेन करने के लिए हीट लोड कैलकुलेशन करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम एक एग्जांपल के द्वारा डिटेल में हीट लोड कैलकुलेशन के प्रोसीजर और प्रोसेस देखेंगे। ये एक E20 फॉर्म है, जिसे E20 फॉर्म भी कहा जाता है और कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन हीट लोड एस्टिमेट फॉर्म भी कहा जाता है।
इस फॉर्म के द्वारा पहले हम हीट लोड कैलकुलेशन करते थे काफी समय से। ये एक मैनुअल प्रोसेस है हीट लोड कैलकुलेशन के लिए, और इसके बाद हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के द्वारा, जैसे कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है आज के दौर में, तो हमारे पास हैप सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, एलाइट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, हेवाकॉम सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, यानी डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट लोड एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं, लेकिन उसका बेसिक रूट फॉर्मूलाज इसी से डिराइव किया जाता है और इसी के बेस पर उन सारे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Q इज इक्वल टू हीट फ्लो BTU पर आवर। इसके द्वारा हमें हीट लोड कैलकुलेशन को डिराइव करना होता है इस फॉर्मूले के द्वारा। Q इज इक्वल टू U इंटू A इंटू डेल्टा T। U is the overall heat transfer coefficient of the material. U is equal to 1 by summation R. A is the area of the surface in square feet. Delta T is the temperature outside minus temperature inside. यानी BTU पर आवर के लिए हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है ताकि हम BTU पर आवर हर सारे पार्ट्स का जान सके। वॉल रूफ हीट लोड, जिसे हमने अभी देखा है, U जो है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कहा जाता है, A जो है सरफेस एरिया ऑफ द वॉल होती है, डेल्टा T होता है टेम्परेचर आउटसाइड माइनस टेम्परेचर इनसाइड। व्यूअर्स, वॉल और रूफ और विंडोज के R वैल्यूज और Q वैल्यूज किस तरीके से निकाले जाते हैं, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी पार्ट 0.1 बना चुका हूं। तो आप सबसे पहले, अगर आपको U वैल्यूज और किस तरीके से निकाला जाता है, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, तो उसके लिए ये समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ग्लास हीट लोड, Q is equals to A into SC into SCL. Q overall heat gain by the solar radiation through glass. A is the total surface area of the glass. SC shading coefficient of the window. SCL solar cooling load factor. जैसे कि मैंने अभी कहा है, R वैल्यूज और Q वैल्यूज कैलकुलेशन वॉल, रूफ और विंडोज का डिटेल में मैंने अलग से वीडियो बनाया है ताकि हमें हीट लोड कैलकुलेशन के टाइम पर इसे समझने में आसानी हो जाए। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको इस वीडियो की समझने में आसानी हो जाए। हीट लोड कैलकुलेशन, सबसे पहले हम हीट लोड कैलकुलेशन के पैरामीटर्स देखेंगे ताकि हमें पता होना चाहिए कि ABCD से मैंने इसे डिफाइन किया है कि 1 by 1 स्टेप वाइज कि हम किस चीज को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले होता है सोलर हीट गेन ऑफ वॉल, फ्लोर्स एंड रूफ। सोलर हीट गेन ऑफ द ग्लास नेक्स्ट पैरामीटर होता है। C होता है इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट लोड। D इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट लोड। E effective room total heat load. F effective room sensible heat factor. And G dehumidified CFM airflow. यानी हीट लोड कैलकुलेशन करने के लिए हमें इन सारे पैरामीटर्स को 1 by 1 सॉल्व करना होता है ताकि हमें हीट लोड कैलकुलेशन प्रोसेस कंप्लीटली डिफाइन किया जा सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे A से। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक स्मॉल रूम, एक बड़ा सा रूम मैंने लिया है जिसे मैंने सेक्शन A कहा गया है। यहाँ पर इस रूम की रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ पर्सन 110 और इसका टोटल एरिया है 4708.5 स्क्वायर फीट। तो इस एरिया पर हम हीट लोड कैलकुलेशन करेंगे इस रूट के लिए। तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज सोलर हीट गेन ऑफ वॉल एंड फ्लोर्स। Q is equals to U into delta T, यानी इस फॉर्मूले के द्वारा हम सबसे पहले वॉल और फ्लोर का सोलर हीट गेन निकालेंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसका सोलर हीट गेन निकाला हुआ है। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल, नॉर्थ एक्सपोज्ड, साउथ पार्टीशन एंड फ्लोर, इन सब की वॉल की एरिया ली हुई है और इन सब का टेम्परेचर डिफरेंस लिया हुआ है और इन सब की U वैल्यूज ऑलरेडी यहाँ पर डिराइव की चुकी है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 by 1 आपको इसकी BTU पर आवर आपकी सोलर हीट गेन निकल आती है। तो आपको सबसे पहले वॉल की, फ्लोर की सबसे पहले सोलर हीट गेन निकालनी होती है और यहाँ पर आपकी ये टोटल वैल्यू आ चुकी है वॉल के लिए, एक्सपोज्ड वॉल, पार्टीशंस और सोलर हीट गेन के लिए। यहाँ पर एक चीज आपको जानना इंपॉर्टेंट है,
जब आप एक्सपोज्ड वॉल का यू वैल्यू निकालते हैं, एक होता है टोटल एरिया, टोटल सरफेस ग्रॉस एरिया होता है, और एक एरिया जो होता है जो माइनस ग्लास एरिया कहा जाता है। इसके लिए यहाँ पर हम जब वॉल की पार्टीशन वॉल एक्सपोज की वैल्यू जब हम वॉल का एरिया लेते हैं, ये कंप्लीट वॉल का एरिया नहीं होता, ये इसमें से आपको ग्लास का एरिया माइनस करके इसकी यू वैल्यू निकालनी होती है, ताकि आप अलग से ग्लास की यू वैल्यू क्यों निकाल सकें। सेकंड, बी सोलर हीट गेन फॉर द ग्लास, Q is equals to A into SC into SCL। इसके द्वारा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारी यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्थ एक्सपोज्ड है और नॉर्थ पर हमारी ग्लास का एरिया है 193.5 स्क्वायर फीट, और शेडिंग कोएफिशिएंट जो हमारा है 0.8 है, और SCL जो हमारा है 16.8। तो इसके द्वारा हीट सोलर हीट गेन ऑफ द ग्लास हो चुकी है 2489.28। तो यहाँ पर टोटल सोलर हीट गेन हमारी हो चुकी है A प्लस B जो हो चुकी है हमारी 46999.6 BTU पर आवर। यहाँ पर इसके द्वारा हमने सोलर हीट गेन निकाल चुका है हमने वॉल और ग्लास का। इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट लोड। थर्ड हम जो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट लोड किस प्रकार से निकाला जाता है। आउटसाइड एयर, आउटसाइड एयर के लिए यानी यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यूज किया है वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ एयर चेंजेस बाय 60। इसके द्वारा हम यहाँ पर आउटसाइड एयर के निकाल सकते हैं। यहाँ पर आउटसाइड एयर के लिए वॉल्यूम जो होता है, रूम का वॉल्यूम 4708 इंटू 10 इज द हाइट ऑफ द रूम, 2 जो है मैंने यहाँ पर एयर चेंजेस लिए हुए डिवाइडेड बाय 60। तो इस फॉर्मूले के अनुसार हमारी आउटसाइड एयर हो चुकी है 1569.5 CFM। आउटसाइड एयर के लिए आप इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एशरे में आउटसाइड एयर एशरे वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसके प्रकार से भी आप आउटसाइड एयर को डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्यू सेंसिबल, सेंसिबल हीट के लिए हमें CFM इंटू डेल्टा T इंटू बाईपास फैक्टर इंटू 1.08। यहाँ पर डेल्टा T जो होता है आउटसाइड टेम्परेचर माइनस इनसाइड टेम्परेचर, 1.08 जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, फैक्टर होता है, जिसे हम इस प्रकार से डिराइव कर सकते हैं, और बाईपास फैक्टर 0.15 हम लेते हैं। इन सारे पैरामीटर्स को इंडिविजुअली मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा बाईपास फैक्टर के लिए, ADP एपरस ड्यू पॉइंट के लिए जो आप आगे देखने जा रहे हैं। इन सारे फैक्टर्स का एक्चुअल डेरिवेशंस क्या है हम एक इंडिविजुअल वीडियो में डिटेल में इंडिविजुअली देखेंगे। यहाँ पर मैंने इन सारे फॉर्मूलेस को लिए है जो हीट लोड कैलकुलेशन में यूज किए जाते हैं। तो इस फॉर्मूले के अनुसार हमारी जो आउटसाइड है CFM है इंटू 34 जो हमारा डेल्टा T होता है आउटसाइड टेम्परेचर माइनस इनसाइड टेम्परेचर, ये आपके लोकेशन के अनुसार आपको आउटसाइड टेम्परेचर माइनस इनसाइड टेम्परेचर लेना होता है। तो 0.15 इंटू 1.08, तो हमारी आउटसाइड क्यू सेंसिबल हो गई है 8644.8 BTU पर आवर। नेक्स्ट, इंटरनल हीट। इंटरनल हीट हमारी होती है नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू सेंसिबल हीट गेन। तो हमारी नंबर ऑफ पर्सन जो है 110 पर्सन है, और हमारी सेंसिबल हीट गेन है 245। सेंसिबल हीट गेन जो होता है वो सेंसिबल हीट कंट्रीब्यूशन इन द रूम होता है जो हम एशरे से लेते हैं। ये वैल्यू हमें डिपेंडिंग ऑन द रूम, किस टाइप का आपका रूम है, इसके द्वारा एशरे ने इसे डिफाइन किया है। तो यहाँ पर हमारा जो रूम है इसके लिए हमने 245 वैल्यू ली गई है, नॉर्मल ऑफिस बिल्डिंग या नॉर्मल रूम के लिए लिया जाता है। तो इसके द्वारा आप देख सकते हैं हमारी इंटरनल हीट गेन हो चुकी है 17,150 BTU पर आवर। नेक्स्ट हमारा होता है लाइटिंग लोड। लाइटिंग लोड इज द टोटल स्क्वायर फीट एरिया इनटू लाइट लोड वॉट्स मल्टीप्लाइड बाय 3.4। तो हमारा टोटल एरिया हो चुका है, एरिया हमारा है 4708.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3.4। इस फॉर्मूले के द्वारा हम लाइटिंग लोड को पता लगा सकते हैं। यहाँ पर वॉट्स जो होते हैं हम वॉट्स की वैल्यू लेते हैं इस यहाँ पर वॉट्स पर स्क्वायर फीट में। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर 2 वॉट्स पर स्क्वायर फीट लिया हुआ है। तो हमारी टोटल हीट गेन यहाँ पर हो चुकी है 32,017.8 BTU पर आवर। इक्विपमेंट लोड, इक्विपमेंट लोड के लिए भी हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर
हमारी इक्विपमेंट की लोड हो गई है 90 इंटू 300 वॉट्स मल्टीप्लाइड बाई 3.4, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स जो है 90 इक्विपमेंट्स है और ईच इक्विपमेंट की जो हीट जनरेट है वो 30 वॉट्स है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार हमारी इक्विपमेंट की हीट लोड हो चुकी है 91,800 BTU पर आवर। अब यहाँ पर हमें टोटल सेंसिबल हीट गेन पता लग चुकी है। टोटल सेंसिबल हीट गेन जो होती है हमारी A प्लस B प्लस C, जो हमने वॉल, रूफ और बाकी चीजों की डिटेल में ली है, इन तीनों को ऐड करने पर हमें हमारी 206,402.66 BTU पर आवर, ये हमारी हो चुकी है टोटल सेंसिबल हीट गेन। यहाँ पर हमें एक सेफ्टी फैक्टर ऐड करना होता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। सेफ्टी फैक्टर जो होता है हम यूजुअली 8 to 10, 8 to 12 या 8 to 15 भी समटाइम्स लेते हैं, लेकिन 8 to 10 जो होता है सेफ्टी फैक्टर कंसीडर करना प्रॉपर होता है। तो 8% सेफ्टी फैक्टर के बाद हमारी इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट लोड बनती है 222,914.87 BTU पर आवर। ये हमारी इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट लोड होती है। नेक्स्ट इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट लोड। इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट लोड के बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो होता है इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट लोड, QL। QL का फॉर्मूला हमारा है आउटसाइड एयर CFM इनटू डेल्टा W मल्टीप्लाइड बाय बाईपास फैक्टर BF एंड 0.68। डेल्टा W होता है आउटसाइड ह्यूमिडिटी रेशियो माइनस इनसाइड ह्यूमिडिटी रेशियो। तो इस फॉर्मूले के अनुसार हमें Q लेटेंट का पता चलता है। Q लेटेंट हमारी हो गई है इस फॉर्मूले के अनुसार 5,763.204 BTU पर आवर। नेक्स्ट लेटेंट हीट इंटरनल लोड। यहाँ पर अब हम इंटरनल हीट लोड लेंगे नंबर ऑफ पीपल्स मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट गेन। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड थे बिल्डिंग में 110 और 205 हमारी लेटेंट हीट गेन होती है। सेम जैसे कि हमने सेंसिबल में लिया था, यहाँ पर भी लेटेंट हीट गेन कंट्रीब्यूशन इन द रूम हम एशरे से लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रूम ये वैल्यूज चेंज होती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द स्पेस इस वैल्यूज को चेंज किया जाता है। तो इसके अनुसार हमारी लेटेंट हीट इंटरनल लोड हो चुकी है 22,550 BTU पर आवर। तो थर्ड हमें 1 + 2 करने पर टोटल लेटेंट हीट लोड का पता चल जाता है। तो हमारी टोटल लेटेंट हीट लोड हमारा हो चुका है 28,313.204 BTU पर आवर। इसी में भी हम एक 8% ऑफ द सेफ्टी फैक्टर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारी इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट लोड हो चुकी है 30,578 BTU पर आवर। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है इफेक्टिव रूम टोटल हीट लोड। इसके लिए इफेक्टिव रूम टोटल हीट लोड इज इक्वल्स टू इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट लोड प्लस इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट लोड, यानी इन दोनों को ऐड करने पर सेंसिबल इफेक्टिव रूम सेंसिबल और इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट लोड ऐड करने पर हमें इफेक्टिव रूम टोटल हीट लोड का पता चल जाता है। तो ये हमारी हो चुकी है इफेक्टिव रूम टोटल हीट लोड। इसके लिए अब हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होता है टनेज रिक्वायरमेंट। टनेज आप यहाँ पर इफेक्टिव रूम टोटल हीट लोड को BTU पर आवर में जो हमारी वैल्यू होती है उसे 12,000 से डिवाइड करने पर आपका टोटल टनेज रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेस आ जाता है। जैसे कि अब हम सब जानते हैं 1 टन इज इक्वल्स टू 12,000 BTU पर आवर। सो इस BTU पर आवर को डिवाइड करने पर हमें टोटल टनेज की रिक्वायरमेंट पता चल जाती है। तो यहाँ पर हमारी बिल्डिंग का टनेज रिक्वायरमेंट है 21.12 TR, जो अप्रोक्सीमेटली 22 टन हमारी इस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट बनती है। नेक्स्ट हमें पता लगाना होता है इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर का फॉर्मूला है इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट लोड डिवाइडेड बाय इफेक्टिव रूम टोटल हीट लोड। यहाँ इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट लोड को इफेक्टिव रूम टोटल हीट लोड से डिवाइड करने पर हमारी इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर पता चलता है। यहाँ पर जो हमारी इफेक्टिव रूम सेंसिबल और टोटल डिवाइड हमने यहाँ पर किया है, तो हमारी वैल्यू हो चुकी है 0.88। हमारा लास्ट पैरामीटर होता है डीह्यूमिडिफाइड CFM फाइंड करना।
सबसे पहले मैं आपको डिह्यूमिडिफाइड CFM का डेरिवेशन बताता हूँ। डिह्यूमिडिफाइड CFM ये होता है जो हमारा कूलिंग कॉइल टेम्परेचर से जो लीव होता है आफ्टर द कूलिंग कॉइल, जो कूल होने के बाद, ये हमारा कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है, तो इसीलिए इसे डिह्यूमिडिफाइड CFM भी कहा जाता है। डिह्यूमिडिफाइड CFM का फॉर्मूला होता है इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट लोड डिवाइडेड बाय 1.08 into RT रूम टेम्परेचर माइनस ADP। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हमें डिह्यूमिडिफाइड CFM का पता चलता है। ADP, BF और इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, इन सब के लिए मैं एक सेपरेट इंडिविजुअल वीडियोस बनाने जा रहा हूँ ताकि हमें इन सारे डेरिवेशंस का डिटेल में पता लग सके और आसानी से हमें हीट लोड कैलकुलेशन के तौर पर हम पता लगा सकते हैं। तो आइए अब हम इस फॉर्मूले के द्वारा देखते हैं हमारी डिह्यूमिडिफाइड CFM कितनी होती है। 11,466.81 CFM। तो डिह्यूमिडिफाइड CFM इस फॉर्मूले से जब हम डिराइव करते हैं तो हमारी डिह्यूमिडिफाइड CFM हो जाती है 11,466.81। तो इस पर्टिकुलर रूम के लिए हमने यहाँ पर डिराइव किया है कैपेसिटी 22 TR एंड एयर फ्लो 11467। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। यही हमारा मैनुअल कैलकुलेशन होता है हीट लोड, किसी भी रूम के हीट लोड कैलकुलेशन के लिए। इस यहाँ पर हमने एक स्मॉल छोटा सा एग्जांपल लिया है और इसे डिटेल में डिफाइन किया।